लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल 25 से। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्शली बाय ट्रेन पार्शली बाय कार। बेसिकली 370 किलोमीटर का डिस्टेंस एक आदमी ट्रैवल करता है, कुछ तो वो ट्रेन से करता है, कुछ वो कार से ट्रैवल करता है। इफ़ ही कवर्स 250 किलोमीटर ऑफ बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार इट टेक्स हिम 4 आवर्स, बट ही इफ़ ही ट्रेवल्स 130 बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार ही टेक्स 18 मिनट्स मोर। फाइंड द 18 मिनट्स लॉन्गर, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसने हमें दो केसेस दिए हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सपोज हमारे पास ये इस तरीके से दिया गया है और कहा गया है कि हमारे पास ये है 370 किलोमीटर, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं 370 किलोमीटर। पहला पार्ट उसमें क्या कहा गया था, पहले पार्ट में कहा गया था कि 270 बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। तो हम यहाँ पर ये बोल देते हैं कि भाई इसने 250 किलोमीटर बाय ट्रेन, इतना उसने 250 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया। अब आप देखिए बाकी का बचा हुआ कितना डिस्टेंस है, 370 में से अगर हम 250 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो ये बाकी का उसने डिस्टेंस कार से कवर किया और ये उसने ट्रेन से कवर किया, ठीक है। और इसमें टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम इसमें लगा हमें 4 आवर्स का, ठीक। अब यही डिस्टेंस इसने क्या करा, दूसरे केस में इन्होंने कहा है कि हमारे पास यही टोटल डिस्टेंस है 370 किलोमीटर का, लेकिन अब इसके अंदर इसमें इसने 130 किलोमीटर ट्रैवल किया है, किससे, ट्रेन से। और दूसरा वाला जो डिस्टेंस है, अगर आप 130 को इससे माइनस करेंगे तो ये बचेगा 240 किलोमीटर। ये जो बाकी का डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, ये उसने कवर किया है कार से, ठीक है। और इसके अंदर जो टाइम लगा है वो 18 मिनट्स ज़्यादा है। अब आप देखिए अगर उसने कहा है कि 18 मिनट्स लॉन्गर है तो इसका मतलब क्या है, पहले 4 आवर्स था तो इधर क्या हो जाएगा 4 आवर प्लस 18 मिनट्स, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे टाइम को ना पूरे आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 आवर प्लस 18 को भी हम लिख लेते हैं 18/60 आवर्स, ठीक है। इसको हम 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 और यहाँ पर ये 10, तो ये हो गया 4 + 3/10 आवर्स, ठीक है। इसको हम प्रॉपर तरीके से ऐसा ही बोल सकते हैं कि 40 + 3/10 दैट इज़ 43/10 आवर्स, इतना है, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये पार्ट तो हमें क्लियर हो गया, दोनों का हमें टाइम पता चल गया, ठीक। साथ में हमें ये भी बता दिया कि इन्होंने कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लेकिन हमारे पास ट्रेन की स्पीड नहीं है और कार की स्पीड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, यह हमने सपोज कर लिया। और साथ में लेट द स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, इतना क्लियर है। अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो पहले हमें इंडिविजुअल टाइम निकालना पड़ेगा कि भाई टाइम कितना लगा ट्रेन से, टाइम कितना लगा ट्रेन से। अगर हम किसी का भी टाइम निकालने जाते हैं तो क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला यही होता है ना कि डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम कितना होता है, ये होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो आप अगर टाइम निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पर स्पीड को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं ना कि भाई डिस्टेंस बाय स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है 250 किलोमीटर, तो ये हो गया 250 किलोमीटर। स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया x, ये हो गया टाइम टेकन बाय ट्रेन। इसी तरीके से अगर हम टाइम टेकन बाय कार की बात करेंगे, टाइम टेकन बाय कार कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय कार दैट इज़ 120 किलोमीटर, स्पीड बाय कार दैट इज़ y किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया टाइम टेकन बाय कार। टोटल टाइम कितना हो गया, तो टोटल टाइम हो जाएगा 250/x प्लस 120/y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4 आवर्स, ठीक है। ये हमारा टोटल टाइम था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ये है हमारी इक्वेशन 1। इसी तरीके से अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हुआ, डिस्टेंस बाय ट्रेन कितना था 130 डिवाइडेड बाय स्पीड बाय ट्रेन कितना है x, तो ये हो गया टाइम टेकन बाय ट्रेन। इसी तरीके से टाइम टेकन बाय कार क्या होगा, डिस्टेंस बाय कार कितना था 240 किलोमीटर, ठीक है। टाइम टेकन स्पीड बाय का कार कितना है y किलोमीटर पर आवर, दैट्स इट। तो ये हो गया टाइम टेकन बाय कार। तो टोटल टाइम कितना होगा इस केस में, सेकंड वाले केस में हमारे पास टोटल टाइम हो जाएगा 130/x प्लस 240/y शुड बी इक्वल टू दिस वन टोटल टाइम, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 43/10, ये है, ठीक। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब आप देखिए ये हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन तो नहीं बन रही है,
क्योंकि यहाँ पर 1/x है, यहाँ पर 1/y है, तो सब डिनोमिनेटर में है। तो हमने ये पार्ट का भी हमने इस जैसे क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले केस में, लास्ट वाले एक्सरसाइज में, कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कैसे उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा, 1/x को हमें p से रिप्लेस करना पड़ेगा, 1/y को हमें q से रिप्लेस करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बन पाए। अब आप देखिए ये 250/x है, ठीक है, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं 250 इंटू 1/x, ये हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 250 इंटू p 1/x की जगह। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को ऐसा लिख सकते हैं 250 इंटू p। इसी तरीके से हम इस पार्ट को लिख सकते हैं 120 इंटू q। इसी तरीके से ये पार्ट हो गया 4। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। इसी तरीके से हम इस इक्वेशन को भी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 130 इंटू p प्लस 240 इंटू q इज इक्वल टू कितना हो गया 43/10, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 4। इतना क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बनकर आ गई। अब आप देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन दोनों एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ही बन के आ रही हैं, जिसमें दो वेरिएबल्स हैं p और q, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनकर आ चुकी हैं। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। उसमें करेंगे क्या कि ये वाला जो पार्ट है ना 240q, इसको भी हम 240q बना देते हैं। करना क्या होगा, इसको बस आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थर्ड इक्वेशन को। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 500p प्लस 240q इज इक्वल टू कितना हो गया 8। पूरी इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें से करेंगे क्या, इसको माइनस कर देंगे फोर्थ इक्वेशन को। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, अगर माइनस करेंगे तो ही एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 130p प्लस 240q इज इक्वल टू 43/10। जब हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज होते हैं। तो ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए बिकॉज 2 + 240 - 240। 500p माइनस 130p कितना हो जाएगा 370p। इतना क्लियर है। अब ये 8 - 43/10 इतना क्लियर है। अब आप देखिए ये हो गया 370p और ये कितना हो गया, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये 1 था तो ये हो जाएगा 10 और ये हो गया 80 - 43। सो दिस इम्प्लाइज 370p इज इक्वल टू 80 - 43 कितना होता है 37/10। 37 और ये 370 ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो ये 37 1 हो जाएगा, यहाँ पर 37 1 और बाकी का बाद में बचा 0, ठीक है। तो ये p इज इक्वल टू कितना हो गया 10p इज इक्वल टू 1/10 हो गया। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि p इज इक्वल टू 1/100 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इसका मतलब आपके पास जो एक्चुअली में वैल्यू आई है p इज इक्वल टू है 1/100, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको q निकालना है तो कितना आएगा, किसी भी इक्वेशन में p की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। तो हम क्या करते हैं थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। जैसे ही आप p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 250 इंटू 1/100 प्लस 120 इंटू q इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 जा 25 हो जाएगा और 5 2 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 120q और ये जो 5/2 है, क्योंकि हम इसको अगर देखें तो ये है एक्चुअली में 5/2, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो 5/2 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 120 इंटू q इज इक्वल टू 4 - 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 - 5/2 कितना होगा, अगर आप 2 LCM लेंगे तो ये 8 - 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 120q है। अब देखिए यहाँ पर तो ये सॉल्व होगा नहीं तो हम थोड़ा यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 120 इंटू q इज इक्वल टू कितना था, यहाँ पर ये 3/2 हो जाएगा। 8 - 5 कितना था 3/2, ठीक है। तो ये 3/2 हो गया 3 और ये 120 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 4 12 और ये 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 40q इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2, दैट इज q इज इक्वल टू 1/80, क्योंकि 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 इंटू 2 कितना हो गया 80, ठीक है। तो आपके पास देखिए p की वैल्यू आ गई 1/100, q की वैल्यू आ गई 1/80, ठीक। अब आप खुद सोचिए p और q था क्या, p और q एक्चुअली में 1/x और 1/y थे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक्चुअली में आंसर आएगा वो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, क्यों नेक्स्ट पेज पर जाएं हम। तो p की वैल्यू कितनी आएगी, p की वैल्यू थी 1/100, तो इसका मतलब ये है कि 1/x की वैल्यू है 1/100। तो यहाँ से हम कंपेयर करके बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी 100। तो मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो गया 100 km/h, बिकॉज x ही हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन था, ठीक है। इसी तरीके से q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर q की वैल्यू है 1/80
और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हो गया 1/y इज इक्वल टू 1/80 एंड देन y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारी कार की स्पीड थी। तो कार भी काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रही है और साथ में ट्रेन तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो बेसिकली दोनों की ही स्पीड काफ़ी अच्छी है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया पूरा, किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये आपके सिलेबस में तो है नहीं, तो ये आएगा नहीं, लेकिन जो भी चीज़ है, जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं हम यहाँ पर सारे कवर कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें भी 1/x या 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस x माइनस वाई, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये वाले पार्ट आपके सिलेबस में आएगा नहीं, लेकिन ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, एग्जाम्पल नंबर 26 पर देख लेते हैं उसमें क्या दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 26 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक दो प्लेसेस हैं ए और बी, ठीक है, ये दोनों 100 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, तो यहाँ पर भी अलग अलग केसेस दिए गए हैं हमें, तो हम क्या करते हैं, दो अलग अलग केसेस बना लेते हैं एग्जाम्पल के। एग्जाम्पल नंबर 26 में दो केसेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। पहला कहा गया है कि ये एक प्लेस ए है, ये एक प्लेस बी है, ठीक है, ये एक प्लेस ए, ये एक प्लेस बी। और दूसरे का केस में भी कहा गया है कि हमारे पास एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है, ठीक। इसके साथ क्या कहा गया है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, तो मतलब ये डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर एंड दिस वन इज ऑल्सो 100 किलोमीटर, राइट। अब आप देखिए यहाँ पर वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। मतलब ये है कि एक कार यहाँ से शुरू होती है और एक कार यहाँ से शुरू होती है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, और अलग अलग स्पीड से, ठीक। तो हम क्या करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड ऑफ कार ए, ये हम सपोज कर लेते हैं क्योंकि ये हमें अननोन दिया गया है, ये हमें दिया ही नहीं गया है, ठीक है। और कार बी, इन दोनों की स्पीड x और y ले लीजिए, x किलोमीटर पर आवर और साथ में y किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से इन दोनों की स्पीड ले लीजिए, ठीक है। कहा क्या गया है कि अगर ये सेम डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से जाती हैं तो ये मीट करती हैं 5 आवर्स में, 5 घंटे में मीट करती हैं। इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। तो इसमें केस क्या है कि यहाँ पर अगर ये दोनों अलग अलग सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, ये x की स्पीड से मूव करती है और ये y की स्पीड से मूव करती है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर मीट करेंगी। अब मीट कैसे करेंगी, जैसे ये चलती चली गई यहाँ तक पहुँची कार, ठीक है, और ये y वाली कार भी वहाँ तक पहुँच गई, तो ये यहाँ पर दोनों मीट कर गई, ठीक, ये मीट कर गई। और ये टाइम कितना लगा इनको, इसमें टाइम लगा इनको कितना, 4 आवर्स का, 4 आवर्स का या 5 आवर्स का, यहाँ पर इनको टाइम लगा 5 आवर्स का, ठीक है। तो इसमें इनको टाइम लग गया 5 घंटे का। लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आमने सामने मूव कर रही हैं, ये और ये दोनों एक दूसरे के सामने मूव कर रही हैं, ठीक है, ये एक्स की स्पीड से, ये वाई की स्पीड से, ये दोनों आते आते यहाँ पर कहीं ना कहीं मीट कर गई, ठीक, ये पॉइंट है। जैसे ही मीट करी तो यहाँ पर ये टाइम कितना हो गया, टाइम यहाँ पर लगा सिर्फ 1 घंटे का, 1 आवर का, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, स्पीड पूछी गई इनकी, और ये CBSE 2009 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, आप खुद सोचिए कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि इस पॉइंट को हम ले लेते हैं यहाँ पर C, ठीक, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं यहाँ पर D, ठीक है। अब आप बताइए कि जब कार A ट्रैवल करती है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस कवर किया इसने, कार A का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, डिस्टेंस एक्चुअली में अगर आप देखेंगे कार A का वो कितना होगा, वो होगा यहाँ पर A से लेकर C तक, A से लेकर C तक, और वो A से लेकर C तक है कितना, स्पीड इतनी है, टाइम 5 आवर्स है, ठीक है। तो स्पीड इंटू टाइम होता है विच इज़ स्पीड इंटू टाइम, दैट इज़ 5x, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ना कि भाई कार A का जो डिस्टेंस है दैट इज़ AC इज इक्वल टू कितना है, 5x, ठीक है। साथ में हमारे पास कार B का जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, B से लेकर C तक, तो हम ये बोल सकते हैं कि कार B का डिस्टेंस कितना हो गया, कार B का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, B से लेकर C तक, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड कितनी है y, और स्पीड कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 5y, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 5y, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 5x, ठीक है।
अब आपको देख के पता चल रहा होगा कि 5x ज़्यादा है 5y से। कितना ज़्यादा है? अगर हम इस 5y में इस पूरे पार्ट को ऐड और कर देंगे 100 किलोमीटर को, तब जाके टोटल 5x बनता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि भाई 5x में अगर आपको 5x को कंपेयर करना है तो 5y में आपको क्या करना पड़ेगा, 100 किलोमीटर को ऐड करना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ? देखिए ये 5y डिस्टेंस था, इतना वाला डिस्टेंस, और ये है 100 किलोमीटर जो हमें पहले ही दिया गया है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तब जाके आपका x डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बनेगा 5x। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 5x की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 5y प्लस 100। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन देखिए, ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर आप इस डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये कितना होगा, 1 घंटे में जितना इसने ट्रैवल कर लिया, तो इसका मतलब ये कि 1 इंटू एक्स ये डिस्टेंस हो गया। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 1 इंटू वाई। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस हो गए, और इन दोनों को मिलाकर क्या होगा, 100 किलोमीटर बनेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई शुड बी इक्वल टू 100। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 100। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। अब आप देखिए ये वाली इक्वेशन क्या है, 5y को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। इसमें हम 5 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 100। 5 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 20, तो यहाँ पर ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, मतलब 100 5 से कैंसिल आउट हुआ तो 20 बचा। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये पार्ट को किस तरीके से आपको मैनेज करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके आगे भी आने वाले हैं 11th-12th क्लास में भी, जो बेसिक एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन किसी अच्छे एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, वहाँ पर थोड़े से बेटर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ 10th के लिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपके सिलेबस में है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। हमें करना क्या है, इस इधर मैं लिख देता हूँ सेकंड इक्वेशन ताकि स्क्रीन पर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ये सेकंड इक्वेशन है, इतना क्लियर है। अब आपको करना क्या है कि इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ इन दोनों को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 एंड दिस वन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो जैसे ही ऐड करेंगे ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, एडिशन करते के साथ ये 2x हो जाएगा, और ये कितना हो गया 100 प्लस 20 दैट इज 120। 120 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो ये आंसर है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक में भी किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पर हम रिप्लेस करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये y इधर शिफ्ट हो जाएगा, 20 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ही 20 हमने इधर शिफ्ट किया और y को इधर शिफ्ट किया तो ये कितना आ जाएगा 60, 20 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का 20, ये माइनस का y है तो इधर कितना हो जाएगा प्लस का y। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना हो गया 60 माइनस 20 दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर ये कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है। इसकी स्पीड है, कार ए की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और कार बी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। इतना क्लियर हो गया। बस करना क्या था कि यहाँ पर आपकी सेम डायरेक्शन है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है। अगर आप इन दोनों केसेस को समझ गए, इक्वेशन तो आप अपने आप बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपको डायग्राम के बेसिस पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ये केसेस बनेंगे, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया। इसी तरीके से 27 एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं हम। और हमेशा जब भी आपके पास ऐसी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आए तो हमेशा उसका एक डायग्राम बना के ही आप उसको डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ये चीज़ें ज़्यादा सही से क्लियर होंगी। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल 27 पे। 27 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है अ ट्रेन कवर्ड अ डिस्टेंस at a uniform speed. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train has been 6 kilometer per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 kilometer per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. देखिए ना तो हमें जर्नी की लेंथ दी गई है, ना तो स्पीड दी गई है, ना एक्चुअल टाइम दिया गया है। बस ये कहा गया है कि अगर वो इतनी ज़्यादा फास्ट होती तो एक्चुअल टाइम से इतना कम टाइम लगता, इतनी ज़्यादा स्लो होती तो एक्चुअल टाइम से कितना ज़्यादा टाइम लगता। तो बस यही दोनों चीज़ें दी गई हैं। तो ना तो आपके पास कोई एक ट्रैक है, ठीक है, उसकी कोई लेंथ नहीं है आपके पास। ठीक, आपके पास जो ट्रेन की स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये भी नहीं है आपके पास। ठीक है, ना आपके पास टाइम है। तो आपको क्या करना है कि इनमें से कोई भी इन तीन चीज़ों में से, स्पीड ऑफ ट्रेन,
टाइम टेकन और लेंथ ऑफ द ट्रैक, इन तीन चीज़ों में से कोई दो चीज़ों को आप वेरिएबल लेके चल लीजिए, ठीक है। जैसा हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, तो यहाँ पर अगर आप लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x किलोमीटर पर आवर, ऐसा ले सकते हैं। फिर आपने क्या करा है कि यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट द टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हम मान लेते हैं यहाँ पर ये कितना हो गया, लेट द टोटल टाइम भी, यहाँ पर ये हो गया वाई किलोमीटर कह रहा हूँ, वाई आवर्स, इतना टाइम हो गया हमारा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर टोटल टाइम और स्पीड ले लिए, तो आप ऑटोमेटिकली ट्रैक का जो लेंथ है वो अपने आप ही बता सकते हैं कितनी लेंथ होगी, जितना इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ट्रेन ने। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रैक की लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द ट्रैक ये कितना हो गया। आप ये बोल सकते हैं ना कि अगर इस स्पीड से ट्रेन चलती है और इसी टाइम में कवर करती, तो ये हो जाता है स्पीड इंटू टाइम, दैट इज एक्स इंटू वाई, दैट इज एक्स वाई। ये है हमारे पास लेंथ ऑफ द ट्रैक, दैट इज एक्स वाई किलोमीटर। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि इसने दो केस दिए हमें, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि केस 1 हमारे पास है और सेकंड केस है। इन दोनों केसेस को आप देखिए कि क्या क्या कहा गया है। अगर हमारे पास, इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास यहाँ पर इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर 6 किलोमीटर पर आवर इसकी ज़्यादा स्पीड होती तो टाइम इसको 4 घंटे और कम लगता। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर स्पीड यहाँ पर ट्रेन की स्पीड यहाँ पर कितनी होती, x+6 होती, ठीक है, x+6 अगर किलोमीटर पर आवर होती तो हमें पहुँचने में टाइम कितना लगता, जो न्यू टाइम है, ठीक है, वो कितना हो जाता, वो हो जाता है यहाँ पर y-4, क्योंकि यहाँ पर 4 घंटे कम हो जाते, 4 आवर्स कम हो जाते, तो यहाँ पर इतना टाइम लग जाता, x-4 आवर्स, ठीक है। अब आप बताइए कि यहाँ पर लेंथ कितनी होनी चाहिए ट्रैक की, लेंथ ऑफ द ट्रैक कितना होना चाहिए, वो तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ट्रैक की लेंथ तो उतनी ही रहेगी, ठीक है। बस यहाँ पर उन्होंने क्या करा, स्पीड और यहाँ पर टाइम को चेंज कर दिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ द ट्रैक नए वाले डेटा से क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द ट्रैक जो पहले वाले केस में था वो कितना था, XY, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि लेंथ ऑफ द ट्रैक तो दोनों केसेस में सेम रहेगा। तो ये पुराने वाली वैल्यू थी और ये नई वाली वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये XY इक्वल टू एक्स इंटू वाई, XY हो जाएगा, x इंटू 4 कितना हो गया, माइनस का 4x, 6 इंटू वाई दैट इज प्लस का 6y, 6 इंटू 4 24, माइनस का 24, XY से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0, माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस का 24। इस पूरे पार्ट को हम इस साइड पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। इसी पूरे पार्ट को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके देख लेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y प्लस ये कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 सबको किसी से भी डिवाइड करिए तो 0 ही रहेगा वो, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनकर आ गई। सेकंड केस क्या कहा गया है, केस 2 में कहा गया है कि अगर उसकी स्पीड, यहाँ पर देखिए, अगर उसकी स्पीड कम कर दी गई 6 किलोमीटर पर आवर, पहले केस में इसकी स्पीड इंक्रीज कर दी थी, अब उसकी स्पीड कम कर दी, तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो 6 घंटे ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब हमने क्या करा, जो यहाँ पर स्पीड है, ठीक है, आफ्टर रिड्यूसिंग द स्पीड द न्यू स्पीड विल बी x-6 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से, ठीक है। मैं सिर्फ आपको डेटा दे रहा हूँ, स्टेटमेंट वगैरह लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आप स्टेटमेंट खुद लिख सकते हैं। तो या आप बस मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, स्टेटमेंट आप खुद लिखते रहना, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब आप देखिए स्पीड हो गई, इसके साथ साथ आपका जो न्यू टाइम है, सेकंड केस में टाइम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ही हो जाएगा y+6। अब स्पीड कम हो गई है तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली समझ में आता है। इसमें आप y-6 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस की गलती तो मेरे हिसाब से होनी ही नहीं चाहिए। ये तो आपको पहले से क्लियर है कि स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ ही जाएगा। तो यहाँ पर y+6 आवर्स हो गया। तो ट्रैक की लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द ट्रैक अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा, लेंथ ऑफ ट्रैक अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x-6 मल्टीप्लाइड बाय y+6। इस डेटा के हिसाब से ये लेंथ होनी चाहिए ट्रैक की, और जो एक्चुअली में लेंथ है ट्रैक की वो कितनी है, वो ये है। और दोनों वैल्यू कितनी होंगी, इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि लेंथ ऑफ द ट्रैक जो था वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ये हो गया xy, x इंटू वाई xy, x इंटू 6 प्लस का 6x माइनस का 6 इंटू वाई माइनस का 6y माइनस का 6 इंटू 6 ये माइनस का 36, xy कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू 6x माइनस 6y माइनस 36। अगर हम पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x माइनस वाई माइनस का 6। तो यहाँ पर ये हो गया x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, इसमें आप एलिमिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली हम एलिमिनेशन ही अप्लाई करते आ रहे थे, तो एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये पूरे पार्ट को आप राइट साइड पे ले जाइए, तो ये प्लस का y हो जाएगा, ये बिकॉज यहाँ पर माइनस का था और ये माइनस का 6 था, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। ये पार्ट को हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू वाई प्लस 6 माइनस का 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 इंटू 6 12 माइनस का कितना हो गया 3y प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। 2y माइनस वाई ये कितना हो गया, माइनस का y। 12 प्लस 12 कितना हो गया, प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। अगर ये माइनस का y हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू प्लस का y। तो y की वैल्यू एक्चुअली में कितनी आ गई, 24। और y क्या था, y था टाइम, टोटल टाइम। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये y हो गया 24 आवर्स। इतना क्लियर है। अब आप यहाँ पर x में, यहाँ पर अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, दैट इज़ 24 आवर्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया 24 प्लस, अच्छा ये आवर्स लिखने की जगह 24 प्लस 6, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30। और ये कितना है, देखिए ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू है 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू आ गई 24। अब आप देखिए हमें एक्चुअली में निकालना क्या था, क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। उसने पूछा ही नहीं है कि स्पीड और यहाँ पर टाइम बताइए, लेंथ ऑफ द जर्नी पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ द ट्रैक है, लेंथ ऑफ द जर्नी सेम बात है, तो वो कितना है, लेंथ ऑफ द ट्रैक इज़ XY। सो ये हो जाएगा 30 इंटू वाई कितना है 24, 24 इंटू 3 कितना होता है, तो ये 72 हो जाएगा, और ये 72 और फिर ये 0, तो ये 720 किलोमीटर। ये है लेंथ ऑफ द ट्रैक। इतना क्लियर हो गया। अब ये पार्ट अगर क्लियर हो गया है तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल 28 में क्या कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 28 में कहा गया है, अच्छा ये बोट और स्ट्रीम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। देखिए मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ, रिवर बोट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये आपके आगे जाकर भी काम आने वाला है। ठीक है, जब कोई कहता है ना कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब क्या है कि अगर पानी नहीं चल रहा होता तो उसकी स्पीड कितनी होती। ठीक है, नॉर्मली तो पानी फ्लो करता है। ठीक है, आप खुद सोचिए यहाँ पर ये रिवर है। ठीक है, अब ये रिवर मान लेते हैं कि मान के चल लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है, ये स्पीड ऑफ रिवर है, मान लेते हैं स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल दीजिए या स्पीड ऑफ रिवर बोल दीजिए, बात सेम है। स्ट्रीम बोल दीजिए यहाँ पर, या इस तरीके से रिवर बोल दीजिए, रिवर फ्लो। ठीक है, बात सेम है। तो ये हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर है। अब क्या होता है कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर की जब बात होती है तो देखिए हम जब नॉर्मली किसी को देखते हैं ग्राउंड से कि कितनी उसकी स्पीड है, सपोज एक आदमी यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हुआ हमें दिख रहा है, तो एक्चुअली में ज़रूरी नहीं कि उसकी स्पीड 20 किलोमीटर है। वो तो क्या है कि उसकी स्पीड साथ में उसमें रिवर की भी स्पीड ऐड हो गई, इसलिए वो हमें इतना दिख रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज कोई आदमी है, यहाँ पर रिवर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उस आदमी की स्पीड थी सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब हम ग्राउंड से उसको देख रहे हैं तो हमें लग रहा है 20 की स्पीड से जा रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये रिवर के साथ रिवर की स्पीड भी इसमें ऐड होती जा रही है। ठीक है, इसलिए ये हमेशा जब उसकी अपनी स्पीड की बात होती है ना, किसी भी आदमी की अपनी स्पीड की बात होगी तो वो हमेशा स्टिल वाटर करके बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा कि इसकी स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 20 किलोमीटर है क्योंकि दोनों ऐड हो गई, लेकिन एक्चुअल स्पीड मैन की कितनी थी, वो थी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यही चीज़ होता है इस केस में कि जब भी आपसे पूछा जाएगा ना कि उसकी अपनी स्पीड कितनी है तो उसमें वो स्टिल वाटर ज़रूर ऐड कर देगा। तो जब भी आपके सामने कभी भी ऐसा है ना कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, तो इसका मतलब ये है कि उसकी आदमी की खुद की स्पीड पूछी जा रही है। ठीक है, और अगर कोई कहे ना कि इसकी स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, तो आप ये ध्यान रखना कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसा नहीं होता कि हमेशा ओरिजिनल वैल्यू ही होती है। ठीक है, अब आप देखिए इस केस में भी इसकी अपनी खुद की जो वैल्यू है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हम जब ग्राउंड से देख रहे हैं तो वो हमें 10 + 10 लग रहा है, दैट इज़ 20 लग रहा है। वो कैसे लग रहा है हमें,
क्योंकि इसके अंदर रिवर भी उसको फ्लो करा रही है। तो हमेशा अगर कोई चीज़ कहे ना कि स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो हमेशा आप ये मत मान के चलिएगा कि उसकी स्पीड ओरिजिनल स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है, स्टिल वाटर में स्पीड की बात की क्यों की जाती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए स्पीड ऑफ मैन यहाँ पर क्या कहा गया, उसको हम मान लेते हैं वाई किलोमीटर पर आवर। हमें दिया नहीं गया है तो इसलिए हमने यहाँ पर वाई किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सपोज ये रिवर की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अब उसमें दो केसेस उसने दे दिया हमें, तो मैं यहाँ पर दो केसेस ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। पहला केस क्या है कि रिवर तो इधर फ्लो होती है x किलोमीटर पर आवर से, लेकिन आदमी भी रिवर के साथ ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है कि डाउन स्ट्रीम इसको कहते हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के साथ फ्लो होना, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो होती है x की स्पीड से और आदमी इस तरफ फ्लो कर रहा है y की स्पीड से, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी आदमी की स्पीड रिवर से ज़्यादा है तभी वो अप स्ट्रीम में ऊपर जा सकता है, मतलब रिवर के अगेंस्ट जा सकता है। अदरवाइज सपोज रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा है मैन से, तो वो ऑटोमेटिकली कितना भी कोशिश कर ले आगे, वो बह के पीछे ही चला जाएगा। इतना क्लियर है। अब आप देखिए कि इस केस में इसने कहा है कि जब ये डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करता है, ठीक है, तो इस टाइम कितना लगता है उसको। तो यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ द रोइंग स्पीड, अच्छा यहाँ पर मैन कैन रो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब ये सिर्फ 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है सिर्फ 2 घंटे में। 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है 2 घंटे में। लेकिन जब ये अप स्ट्रीम में जाता है इस तरीके से, ठीक है, तो इसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर टाइम कितना लगता है, टाइम इन्होंने शायद से सेम दिया है, हाँ। यहाँ पर 2 घंटे में ये 4 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाता है, मतलब जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो सिर्फ 4 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है, और जब ये इसी की डायरेक्शन में जाता है तो 20 किलोमीटर कवर कर लेता है सिर्फ 2 घंटे में। 2 केसेस दे दिए गए। अब आप देखिए टोटल स्पीड कितनी होगी मैन की, वो हो जाएगी x + y। ये टोटल स्पीड है मैन की, ठीक है। अब ये टोटल स्पीड ऑफ मैन, नेट स्पीड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेट स्पीड कितनी होगी, टोटल स्पीड बोल दीजिए या नेट स्पीड बोल दीजिए, ठीक है। नेट स्पीड और टोटल स्पीड, ठीक है, कितनी होगी। तो यहाँ पर ये y इस तरफ y होगा और इस तरफ x होगा, तो हम बोलेंगे y - x, क्योंकि हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल तो वो पीछे ही कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि नेट स्पीड कितनी होनी चाहिए y - x, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों की स्पीड ऐड हो गई थी, यहाँ पर एक दूसरे में माइनस हो जाएगी। तो ये नेट स्पीड है y - x। टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस = कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, स्पीड कितनी है y - x, और ये टाइम कितना है 2 आवर्स का। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस = कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x + y, और साथ में टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पर भी 2 आवर्स का, ठीक है। ये 2 ये 4, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ये 22 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 10। तो ये हो गया 10 = x + y एंड दिस वन इज 2 = y - x, ठीक है। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x + y = 10। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं y - x = 2, ठीक है। यहाँ पर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं y = कितना हो गया 2 + x। x को अगर हम इधर ले जाएंगे और इस पार्ट को बस आप इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर x + y = 10 था और हमारे पास ये इक्वेशन थी y = 2 + x। इसको हमने इसमें रिप्लेस किया तो ये हो गया x + 2 + x = 10, ठीक है। y की वैल्यू हमने 2 + x से रिप्लेस कर दी, तो ये x + x कितना हो गया 2x, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो गया 10 - 2 दैट इज़ 8, यहाँ पर 2x, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4। तो x = कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। सो x की वैल्यू इतनी आ गई। अब हम y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहीं से निकाल सकते हैं। y = कितना था 2 + x, तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू होगी 2 + 4 दैट इज़ 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये y था क्या, स्पीड, किसकी स्पीड थी, मैन की स्पीड। तो यहाँ पर मैन की स्पीड कितनी हो गई, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ये कितना हो गया, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ मैन नहीं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम,
स्ट्रीम या स्पीड ऑफ रिवर इज इक्वल टू कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 पर। 28 तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 में क्या दिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। अ बोट गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। एक मैं आपको चीज़ पहले बता देता हूँ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहली मिस्टेक पता है क्या करते हैं कि वो क्या करेंगे कि 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम ले लेंगे, उसके लिए 6 आवर्स का टाइम ले लेंगे, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ले लेंगे, उसके लिए 6 आवर्स का टाइम ले लेंगे, जबकि ये गलत है। एक्चुअली में जो सिचुएशन है वो ये है कि वो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, साथ साथ 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और टोटल टाइम लगता है 6 आवर्स में। मैं आपको केसेस बता देता हूँ। केस कुछ इस तरीके से है कि एक्चुअली में अगर रिवर है यहाँ पर, ये सपोज रिवर है, ठीक है, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, वो आदमी यहाँ से पहले अप स्ट्रीम जाता है, फिर अप स्ट्रीम से डायरेक्टली डाउन स्ट्रीम में जाता है। 16 किलोमीटर वो जाता है अप स्ट्रीम में और 24 किलोमीटर जाता है वो डाउन स्ट्रीम में। तो टोटल इस पॉइंट से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट तक आने में उसको जो टाइम लगता है वो है टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 आवर्स। ये है एक्चुअली में क्वेश्चन। ठीक है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को सपोज कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि रिवर है, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो रिवर का फ्लो है और साथ में यहाँ पर इसके साथ साथ बोट दी गई है और बोट की जो स्पीड है, इनको पहले सपोज कर लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ बोट बी, लेट द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू कितना हो गया x किलोमीटर पर आवर। पहले तो हम ये ले लेते हैं, साथ में लेट द स्पीड ऑफ, यहाँ पर स्ट्रीम ले लेते हैं, स्ट्रीम, करंट या रिवर। ठीक है, बात सेम है, आप कुछ भी लिखिए, स्ट्रीम लिखिए, करंट लिखिए, रिवर लिखिए, बात सेम है। ये हो गया y किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर उसने पहला सिनेरियो तो ये हमें दे दिया, इसके साथ साथ दूसरा सिनेरियो क्या था, दूसरा सिनेरियो है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और साथ में यहाँ पर देखिए 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और साथ में 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। बेसिकली सेकेंड सिनेरियो है कि वो 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, साथ में 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक, मतलब 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और साथ में 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। और इस इनिशियल पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जो टोटल टाइम लगता है यहाँ पर भी सेम लगता है, दैट इज 6 आवर्स। इधर भी टोटल टाइम 6 आवर्स लगता है और इधर भी टोटल टाइम 6 आवर्स ही लगता है। ठीक है, अब आप बताइए कि देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई स्पीड हमारे पास इतनी हो गई। आप खुद सोचिए कि अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। ठीक है, आप खुद सोचिए कि बोट है इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर से, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी y किलोमीटर पर आवर से। तो बोट क्या होनी चाहिए, x माइनस वाई होनी चाहिए, क्योंकि नेट उसका डिस्प्लेसमेंट तो पीछे की तरफ ही होगा, जाएगा तो वो पीछे ही। तो इसका मतलब x की वैल्यू ज़्यादा है, y की वैल्यू कम है, लेकिन वो x माइनस वाई होगा क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब ये दोनों साथ में सेम स्पीड से जाते हैं, सेम स्पीड से नहीं सेम डायरेक्शन में जाते हैं और अलग अलग स्पीड से जाते हैं x और y से, तो नेट स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी होगी, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला केस, ये सेकंड केस, दोनों केस के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट केस के लिए और सेकंड केस के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए कि फर्स्ट केस में टाइम कितना लगेगा। केस 1 में हम पहले टाइम ले लेते हैं अप स्ट्रीम का, ठीक है, फिर उसके बाद हम टाइम लेंगे डाउन स्ट्रीम का, फिर दोनों टाइम को हम ऐड कर लेंगे डाउन स्ट्रीम का। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस, दैट इज 16 किलोमीटर। अप स्ट्रीम के लिए 16 किलोमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को अगर आप स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। अप स्ट्रीम में डिस्टेंस है 16 किलोमीटर, स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम में, x माइनस वाई, तो मतलब 16 बाई एक्स माइनस वाई क्या हो गया, अप स्ट्रीम का टाइम हो गया। डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना होगा, डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 24 बाई एक्स प्लस वाई। ये है टोटल टाइम। ठीक है, अप स्ट्रीम का टाइम आ गया, डाउन स्ट्रीम का टाइम आ गया, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा 16 बाई एक्स माइनस वाई, दैट इज टाइम अप स्ट्रीम का प्लस टाइम डाउन स्ट्रीम का 24 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल टाइम होगा 6 आवर्स। इन दोनों टाइम को ऐड करने के बाद ही तो हमारे पास टोटल आएगा। तो ये है हमारी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है,
अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें कि इसमें से अगर आप एक काम करिए 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके देखें, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 बाई एक्स माइनस वाई, और ये कितना हो गया 12 बाई एक्स प्लस वाई, और ये कितना हो गया 3 हो गया। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इतना क्लियर है। अब आप देखिए इस केस में यहाँ पर भी हमें निकालना पड़ेगा टाइम अप स्ट्रीम में कितना होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी हमें निकालना पड़ेगा टाइम डाउन स्ट्रीम में कितना होगा, ठीक। तो टाइम अप स्ट्रीम में कितना हुआ, 12 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यहाँ पर स्पीड कितनी होगी, स्पीड अप स्ट्रीम में कितनी थी एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12 बाय एक्स माइनस वाई। इतना क्लियर हो गया। डाउन स्ट्रीम में इसका डिस्टेंस कितना है 36, लेकिन स्पीड कितनी है एक्स प्लस वाई। तो एक्चुअली में अप स्ट्रीम का टाइम ये है, डाउन स्ट्रीम का टाइम ये है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो ये हो जाएगा 12 बाय एक्स माइनस वाई एंड दिस वन इज 36 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया 6। अब आप देखिए ये पूरा पार्ट 6 से डिवाइड हो सकता है, तो एक काम करिए पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 2 बाई एक्स माइनस वाई, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बाई एक्स प्लस वाई, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इतना क्लियर है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये इक्वेशन के अंदर आप इसको डायरेक्टली तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमें इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है 8 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 12 बाई एक्स प्लस वाई जो हमारे पास पहली इक्वेशन बनकर आई थी, ठीक है, और साथ में जो दूसरी इक्वेशन बनकर आई थी 2 बाई एक्स माइनस वाई प्लस साथ में क्या था 6 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स माइनस वाई को हम लिख देंगे, पी लिख देते हैं, और साथ में 1 बाई एक्स प्लस वाई को हम ले लेते हैं क्यू, दूसरे वेरिएबल से। क्यों? क्योंकि इधर भी 1 बाई एक्स माइनस वाई आ रहा है, इधर भी 1 बाई एक्स माइनस वाई आ रहा है, और इधर भी 1 बाई एक्स प्लस वाई आ रहा है, और इधर भी 1 बाई एक्स प्लस वाई आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का आप रिप्लेस कर दीजिए। जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू पी, ठीक। यहाँ पर ये हो जाएगा 12 इंटू कितना हो गया क्यू इज इक्वल टू 3। इतना क्लियर हो गया। अब आप देखिए ये पार्ट क्या होगा, 2 इंटू पी प्लस 6 इंटू क्यू इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन होगी थर्ड। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा यहीं से सॉल्व करते के साथ ही। कैसे सॉल्व करेंगे, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे उससे आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं। ये इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ पर 12q है, इधर है 6q। अगर आप थर्ड इक्वेशन में आप क्या करें कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इस इक्वेशन को, फिर उसको थर्ड इक्वेशन से माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 3। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4p हो गया, 2 इंटू 6 12q हो गया, और साथ में 2 इंटू 1 2 हो गया। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो डिनोमिनेटर में जितनी भी इक्वेशन के जो भी साइन होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस हो गया। 8p माइनस 4p कितना हो गया, 4p हो गया। 12q माइनस 12q 0 हो गया, मतलब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 माइनस 2 कितना हो गया, ये हो गया 1। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। और एक्चुअली में p कितना था, चलिए वो बाद में देख लेंगे हम, ठीक है। पहले हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। p आ गया आपके पास। किसी भी एक इक्वेशन में p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके q की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर 8 इंटू पी कितना था 1/4 प्लस 12 इंटू क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 3, 4, और ये 8 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 2 प्लस 12q इज इक्वल टू कितना हो गया 3। 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 12q इज इक्वल टू 3 माइनस 2, दैट इज 12q इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यहाँ से आपके पास q की वैल्यू एक्चुअली में कितनी आएगी, ये हो जाएगा 1/12। ये दोनों वैल्यू आ गई, लेकिन अभी आंसर हमारा नहीं आया है, ये आप ध्यान रखना। क्यों नहीं आया, देखिए यहाँ पर p की वैल्यू एक्चुअली में कितनी थी 1 बाई एक्स माइनस वाई, और pq की वैल्यू थी 1 बाई एक्स प्लस वाई। तो अगर आप इसको रिप्लेस करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ से ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बनकर आ गई। इसको आप बोल देते हैं फिफ्थ इक्वेशन। इससे अगर आप रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12। तो यहाँ से आपको पता चला कि x प्लस वाई कितना आ गया, ये आ गया 12। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 6, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करते के साथ क्या होगा कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बचेगा x प्लस एक्स दैट इज 2x, और ये हो गया 4 प्लस 12 दैट इज 16।
16 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 8, तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 8 किलोमीटर पर आवर। ये है एक्चुअल आंसर। इतना क्लियर है। अब आपको 8 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस करके देख लीजिए। तो हम एक काम करते हैं, इसी इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8 + y इज इक्वल टू कितना हो गया 12। ठीक है, तो यहाँ से y कितना आ गया 12। 8 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये माइनस का 8 हो गया, तो यहाँ पर 12 - 8 कितना हो गया 4। तो y की वैल्यू होगी 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में आंसर कितना आया, बोट की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर रिवर की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आंसर था। लेकिन मेन चीज़ क्या था कि आपको ये सिनेरियो क्लियर होना चाहिए। जो हमने यहाँ पर सिनेरियो देखा था और यहाँ पर ये जो दोनों केसेस देखे थे, ये दोनों केसेस आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपको ये दोनों केसेस क्लियर हो चुके हैं तो इसका मतलब आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ठीक है, मेन पार्ट ये इक्वेशन बनाना ही होता है, उसके बाद तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व करना तो आपने लास्ट वाली एक्सरसाइज में भी पूरा डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 तो हो गया। अब हम 30 पे आ जाते हैं। आप देख लेते हैं 30 वाले एग्जाम्पल में क्या कहा गया है। एग्जाम्पल 30 देखिए, 30 नंबर एग्जाम्पल में अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो टाइम एंड वर्क वाला जो भी केस होता है, इसमें हमेशा वन डे वर्क वाली बात ज़्यादा होती है। अच्छा ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। एग्जाम्पल 30 में कहा गया है कि 8 men and 12 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। 8 आदमी हैं, 12 बच्चे हैं, वो दोनों 12 लड़के हैं। यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक काम को करते हैं 5 दिन में कंप्लीट। ठीक है, वाइल 6 men and 8 boys कैन फिनिश इट इन 7 days। ठीक है, दूसरा सिनेरियो दे दिया, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 man अलोन एंड दैट बाय वन बाय अलोन टू फिनिश द होल वर्क। ठीक है, एक चीज़ सोचिए, जब भी आपका ये टाइम एंड वर्क वाला जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें हम हमेशा प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता है। पहले हम क्या करते हैं, 8 men and 12 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ये 5 days में करते हैं। और दूसरा क्या केस था, 6 men and 8 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days। ये हो गया। ठीक है, अब बाकी का तो हम निकाल लेंगे। देखिए, कोई वर्क कितने दिन में होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि एक दिन में कितना आपने काम किया। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम पहले 8 men का ये निकाल लेते हैं कि 1 day वर्क ऑफ 8 men and 12 boys। सबसे पहले हम इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तभी हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। भाई आप एक बात बताइए कि आपने एक काम को 5 दिन में कंप्लीट किया, एक काम को 7 दिन में कंप्लीट किया। एक दिन में आपने कितना कंप्लीट किया? एक दिन में आप जितना वर्क निकालेंगे ना, वो सबका कंपेयर करके देखेंगे तो आप इजीली इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो 1 day वर्क कितना होगा, 5 दिन में कंप्लीट किया, तो मतलब एक को अगर आप एक दिन में 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब आपके पास जो टोटल वर्क था, ठीक है, उसको अगर आप 5 से डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क को अगर आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा 1 day वर्क। ठीक है, 1 day वर्क कितना हो गया, 1/5 हो गया। ठीक, मतलब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा तो आपको मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ कि मान लेते हैं 1 वर्क है। ठीक है, एक काम की बात हो रही है, ये होता है 5 दिन में। ठीक है, तो वो एक दिन में कितना होगा, मतलब 5 दिन में आपने एक वर्क कंप्लीट किया। ठीक है, अब एक दिन में जब आप बात करेंगे तो क्या होगा, ये 5 को इधर से डिवाइड कर देंगे तो 1/5 वर्क हो जाएगा। तो इतना अमाउंट आपने काम किया। ठीक है, तो नॉर्मली हम वर्क लिखते नहीं हैं, तो इसलिए इस तरीके से लिखा जाता है 1/5 के फॉर्म में। ठीक, इसमें कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। वो इसलिए कन्फ्यूजन होता है क्योंकि डायरेक्टली ये बोल दिया जाता है 1 day वर्क ऑफ 8 men and 12 boys, तो जितने डेज होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं 1 को। लेकिन क्यों करते हैं, इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, कि एक वर्क कंप्लीट हो रहा है 5 days में। मैंने इस तरीके से लिख कर दिखाया ताकि आपको ये चीज़ थोड़ा क्लियर हो। तो हम ये बोल सकते हैं 5 days में 1 वर्क कंप्लीट हुआ, तो 1 day में कितना हुआ, 1/5 ऑफ वर्क हो गया। ठीक है, 1/5 ऑफ वर्क। ठीक, इतना कंप्लीट हुआ। ये तरीका था बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इसका अदरवाइज कोई यूज़ नहीं है। डायरेक्टली ये इक्वेशन बस समझानी थी मुझे आपको। इसी तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि 1 day वर्क ऑफ यहाँ पर 6 men, जो ये सेकंड वाला केस था, 1 day वर्क ऑफ 6 men and 8 boys कितना हो गया, 1 day वर्क ऑफ 6 men and 8 boys हो जाएगा 1/7। इतना क्लियर हो गया। इसको आप अलग से कर लीजिएगा, ये रफ वाला पार्ट है, ये जो आपको एक्सप्लेन किया था मैंने, इसका कोई यूज़ नहीं है इस इक्वेशन में। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या कहा है कि हम मान लेते हैं लेट द वर्क डन बाय 1 man
बाय वन मैन बी इज इक्वल टू एक्स डेज मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक वर्क अगर किसी काम को एक आदमी पूरा करता है तो एक्स डेज लेता है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि वन डे वर्क ऑफ ए मैन क्या होगा, वन डे वर्क ऑफ ए मैन, एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 1/x हो जाएगा। आपको क्लियर हो गया किस तरीके से हमें निकालना है कि अगर x डेज में कंप्लीट हो रहा है तो वन डे वर्क क्या होगा 1/x, जितने डेज हैं उसको आप 1 से डिवाइड कर दीजिए, आपका अपने आप वन डे वर्क आ जाएगा। ठीक है, वन डे वर्क ऑफ ए मैन। ठीक है, इसी तरीके से आप बोल सकते हैं ना कि भाई लेट द वर्क डन बाय वन मैन वन बॉय बी इन वाई डेज। हम मान लेते हैं कि वाई डेज में एक बच्चा एक लड़का कंप्लीट करता है वर्क को। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि वन डे वर्क ऑफ अ बॉय, एक दिन का काम कितना होगा एक बॉय का, तो वो हो जाएगा 1/y। ठीक है, आपको करना है क्या है, 1 को डिवाइड करना है सिर्फ और सिर्फ जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं। तो ये पार्ट आ गया, ये पार्ट आ गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए ये जो आपके पास था ना, ये सिनेरियो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप 1 मान लीजिए। ये जो फर्स्ट पार्ट से आप इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं कि वन डे वर्क ऑफ 8 मैन एंड 12 बॉयज, मतलब 8 आदमी इसमें वर्क करते हैं। ठीक है, तो एक आदमी का वर्क कितना था 1/x, तो 8 आदमी का कितना होगा 8 × 1/x इतना होगा। ठीक है, और साथ में 12 बॉयज़ वर्क करते हैं, तो मतलब एक बॉय का वर्क कितना था 1/y, तो मतलब 12 बॉयज़ का कितना वर्क हो जाएगा 12 × 1/y। ठीक है, ये टोटल वर्क है वन डे वर्क 8 मैन का और 12 बॉयज़ का, तो मतलब ये वन डे वर्क इन दोनों का मिलाकर कितना होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, दैट इज़ 1/5। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आया, फर्स्ट पार्ट से हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दी। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 8/x + 12/y इज इक्वल टू 1/5। ये आपके पास पहली इक्वेशन बनकर आई। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक, अब आप देखिए ये जो सेकंड पार्ट है, अच्छा एक काम करिए इसको मार्क मत करना, अदरवाइज इसमें और इसमें कन्फ्यूजन ना हो जाए, बस ये पार्ट 1 है, इससे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये केस 2 है, ये केस 2 था। ठीक है, ये केस 1 था, तो ये केस 1 से हमने डिस्कस कर लिया। अब केस 2 से बात कर लेते हैं। केस 2 में क्या कहा गया है, 6 मैन एंड 8 बॉयज़। अब आप देखिए एक आदमी का 6 मैन कितने में वर्क करेंगे 6 × 1/x, क्योंकि एक आदमी का वर्क कितना है 1/x, और 6 मैन का कितना होगा 6 × 1/x। इसी तरीके से एक बॉय का वर्क कितना था 1/y, लेकिन इसमें कितने बॉयज़ हैं, इसमें है 8 बॉयज़, तो मतलब ये हो जाएगा 8 × 1/y। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, वन डे वर्क है 1/7, इज इक्वल टू कितना होगा 1/7 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 6/x + 8/y इज इक्वल टू कितना हो गया 1/7। ये हो गया, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में तो है नहीं, इससे पहले भी हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन जब नहीं आती है तो हम क्या करते हैं 1/x को रिप्लेस कर देंगे किससे p से, और साथ में 1/y को हम रिप्लेस कर देंगे किससे q से। ठीक है, तो जैसे आप 1/x को रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या होगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 × p और ये हो जाएगा प्लस का 12 × q। ठीक, इज इक्वल टू 1/5, ये इक्वेशन आ गई। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 × 8 40p प्लस 5 × 12 ये हो जाएगा 60q इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन 3 है। इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आएगा 6/x था, तो हम यहाँ पर 1/x को रिप्लेस कर सकते हैं p से, तो ये हो जाएगा 6 × p प्लस इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे 8 × q इज इक्वल टू कितना होगा 1/7। ठीक है, तो यहाँ पर 6p + 8q कितना हो गया 1/7। 7 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, यहाँ पर 7 × 6 कितना हो जाएगा 42p, और ये 7 × 8 कितना हो जाएगा 7 8 56, 56q इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन बनकर आई। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, आप 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे, दूसरे मेथड से भी मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 40p + 60q इज इक्वल टू है 1, और साथ में दूसरी इक्वेशन है 42p प्लस यहाँ पर लिख देते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा 42p + 56q इज इक्वल टू 1। ये दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अगर आप एलिमिनेशन से मेथड से सॉल्व करना चाहें
तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करना चाहें तो उससे कर सकते हैं। एलिमिनेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 40 और 42 का। जो एलसीएम आएगा वो काफ़ी बड़ा आएगा, ठीक है। तो एक काम करिए, इसको आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके देखिए, ये कितना आएगा 40p इजिकल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 60q। तो ये हो जाएगा p इजिकल टू 1 माइनस 60q डिवाइडेड बाय 40। इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में रिप्लेस करके देखिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट करते के साथ ही ये हो जाएगा 40 इंटू पी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 60q बाय 40 प्लस 56q इज इक्वल टू हो गया 1। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 42 बाय 40 इंटू 1 माइनस 60q प्लस 56 बाई q इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 21 बाई 20, ठीक है। अब आप देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं 21 माइनस 21 का इससे मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, ये हो जाएगा 21 इंटू 6, तो 6 1 6 2 12, तो ये 1260 इतना q आ गया डिवाइडेड बाय 20 प्लस 56q इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें इसका एलसीएम लेना है। नॉर्मली ऐसे केस में ना कि सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन एलिमिनेशन में भी लेंदी हो रहा था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर तो 1 था, तो जैसे आप एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 21 माइनस 1260q, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 56 इंटू 20, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, पहले 56 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 112, ठीक है। और यहाँ पर एक 0 था तो इधर भी ज़ीरो आ जाएगा, q इज इक्वल टू 1। 20 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 माइनस, देखिए 1260 प्लस 1120, 1260 में से 1120 को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 0, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 और ये 0, 140 आया। लेकिन आप देखिए ये वाला जो पार्ट है 1260 ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसका मतलब ये है कि माइनस में आएगा 140q, ठीक है। 20 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 20। तो ये देखिए इस पार्ट को आप राइट साइड पे ले जा सकते हैं, 20 को इधर ले आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 140q, ठीक है। ये हो गया 21 माइनस 20 कितना हो गया 1 हो गया, और ये 140q, ठीक है। तो यहाँ पर एक q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/40 इज इक्वल टू q। तो q कितना आया 1/140 इतना आया q की वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरीके से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी, p इज इक्वल टू 1 माइनस 60q बाय 40 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 1 माइनस 60 इंटू q बाय 40 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 60 इंटू, हम इसको बोल देते हैं 1/140 बाय 40, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 7, तो ये एक्चुअली में होगा 1 माइनस 3/7 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। अब आप देखिए इसमें आप एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 7, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, ये 40 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए इसको, जैसे देखिए इस केस में डिनोमिनेटर यहाँ पर नीचे आ सकता है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 कितना हो गया 4 हो गया, नीचे आ जाएगा 7 इंटू 40, 4 और ये 40 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, तो ये हो गया 1/70। सो p की वैल्यू हो गई 1/70, q आ गया 1/140 और ये p आ गया 1/70। लेकिन एक्चुअली में आपके पास जो क्वेश्चन था वो तो x और y के फॉर्म में था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें तो एक्चुअली में x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको करना क्या होगा कि p और q की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा x और y के फॉर्म में। तो p एक्चुअली में क्या था 1/x था, तो बस आपको क्या करना पड़ेगा कि p की वैल्यू जो थी वो 1/70 थी, विच इज़ इक्वल टू 1/x होगी। सो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 70, ठीक है। आपके पास q की वैल्यू क्या थी, वो थी 1/y, और q आपने कितना निकाला था 1/140, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/140 दैट इज इक्वल टू 1/y। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया 140 आ गया। ये दोनों आंसर है, इतना क्लियर हो गया। x इज इक्वल टू 70 एंड y इज इक्वल टू 140। एक्चुअली में x और y है क्या, x और y है नंबर ऑफ डेज। एक आदमी मतलब द वर्क डन बाय 1 मैन इज इक्वल टू x डेज था, तो इसका मतलब वर्क डन बाय 1 मैन कितना हो जाएगा 70 डेज, और वर्क डन बाय 1 बॉय कितना हो जाएगा 140 डेज। मतलब एक आदमी अगर एक काम को करेगा तो वो 70 दिन ले लेगा, और वहीं पर एक लड़का अगर एक काम को करेगा तो वो 140 डेज लेगा, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो गया किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है, पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ। बस इसमें क्या है कि मेन चीज़ आपको ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए
इसके बाद वाला पार्ट आप पूरा कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 1/x 1/y वाला जो टाइप की इक्वेशंस हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन शायद से अब आना बंद हो जाएंगे, ठीक। तो अब हम आ जाते हैं 30 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में देख लेते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट्स। बेसिकली एक रेक्टेंगल की बात हो रही है। जब आप एक बात बताइए कि जब रेक्टेंगल की बात हो रही है उसमें रेक्टेंगल का कोई लेंथ और ब्रेथ हमें दी ही नहीं गई है, हमें ये कहा है कि अगर उसमें लेंथ इंक्रीज कर दी तो ब्रेथ डिक्रीज कर दी, फिर उसके बाद एरिया में ये चेंज आएगा, तो कोई लेंथ और ब्रेथ का तो बात की कहीं नहीं गई है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेट द लेंथ बी x यूनिट्स, ठीक है। ऑल तो मैं आपको डायग्राम से इस तरीके से बता रहा हूँ, एक्चुअली में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेट द लेंथ बी लेंथ इज इक्वल टू x यूनिट्स, ठीक है। इसी तरीके से लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल भी, ब्रेड्थ या विड्थ जो भी आप लेना चाहें, तो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज y यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रेड्थ है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा y यूनिट्स। इतना क्लियर हो गया, ये हो जाएगा। और इसका जो एरिया है, ओरिजिनल एरिया, वो कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा xy, ठीक है। अब उसने जो केसेस दिए हैं हम उसको देख लेते हैं। पहला केस क्या था, केस 1, फिर उसके बाद सेकंड वाला केस 2, इसको देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में क्या है, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, तो मतलब ये है कि हमने लेंथ को रिड्यूस किया, तो जो न्यू लेंथ आई है, ठीक है, लेंथ क्या हो गई, अब नई वाली जो लेंथ है वो कितनी हो गई, x - 5, इतना यूनिट्स है, ठीक है, बिकॉज लेंथ इज रिड्यूस्ड। यहाँ पर हमने लेंथ को रिड्यूस किया था और साथ में जो विड्थ है इसकी वो इंक्रीज कर दी है, ठीक है। अब वो कितनी है वो देख लेते हैं। और विड्थ इन्होंने कितना कहा था, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, तो मतलब ये है कि अब जो नई ब्रेड्थ है, मतलब हम इस केस में बोल देते हैं न्यू लेंथ और न्यू ब्रेड्थ, BREATH, तो ये हो गया y प्लस कितना था, 2 यूनिट्स, तो ये हो गया y + 2। उसने क्या कहा है कि देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 यूनिट्स, मतलब जो न्यू एरिया है वो कितना होगा, न्यू एरिया क्या कितना होगा, जो xy पहले एरिया था उससे वो रिड्यूस हो गया 80 यूनिट्स, तो मतलब xy - 80 स्क्वायर यूनिट, इतना न्यू एरिया है, ठीक है। सो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड वाला केस क्या कहा गया है, हाउएवर, यहाँ पर कहा गया हाउएवर इफ़ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10 यूनिट्स एंड डिक्रीज, मतलब अगर हम इसकी जो लेंथ है यहाँ पर न्यू लेंथ कितना होगा, ये सेकंड केस का न्यू लेंथ है, और न्यू ब्रेड्थ और साथ में न्यू एरिया, तीनों की बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ हमने इंक्रीज कर दी कितना, 10 यूनिट्स, साथ में जो डिक्रीज करी है कि वो क्या करा है, हमने ब्रेड्थ को डिक्रीज किया है, वो कितना है, ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 5 यूनिट्स एंड द एरिया इज इंक्रीज बाय 50 यूनिट्स, मतलब अगर हमने इसको डिक्रीज किया 5 यूनिट्स तो टोटल जो एरिया है वो 50 यूनिट्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हमारा जो टोटल एरिया था वो इतना इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब आपको इन सारे केसेस के बेसिस पे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। नई लेंथ है, नई ब्रेड्थ है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नए एरिया के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, दैट इज x - y मल्टीप्लाइड बाय y + 2 शुड बी इक्वल टू दिस वन, क्योंकि एरिया के इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया xy - 80, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले केस में क्या होगा कि नई लेंथ और नई ब्रेड्थ को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x + 10 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया, y - 5 शुड बी इक्वल टू xy + 50। इतना क्लियर है। x × y कितना हो गया, xy, x × 2 कितना हो गया, 2x, यहाँ पर y 5 × y कितना हो गया, -5y, -5 × 2 कितना हो गया, -10 इज इक्वल टू xy - 80। xy से xy कैंसिल आउट हो गया, 80 इधर आ गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x - 5y, ये माइनस का 80 है, ये माइनस का 10 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 70 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, ठीक है। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को देख लेते हैं। x × y कितना हो गया, xy, x × 5 कितना हो गया, -5x, 10 × y कितना हो गया, 10y,
और ये 10 इंटू 5 कितना हो गया माइनस का 50 इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स वाई प्लस 50। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 5x प्लस 10y माइनस का 50 और ये माइनस 50 दैट इज़ माइनस 100 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 50 इधर आएगा तो माइनस 50 और माइनस 50 दोनों को मिला दोगे तो माइनस 100 हो गया इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा माइनस का x प्लस का 2y और ये कितना हो गया यहाँ पर ये हो जाएगा 20, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो 10, अगर 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। करना क्या है, आप फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर दीजिए 2 टाइम्स ऑफ सेकंड इक्वेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ये 2x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो एज इट इज़ लिख दीजिए। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, 2 इंटू वाई कितना हो गया प्लस का 4y और ये 2 इंटू 20 कितना हो गया माइनस का 40 हो गया इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इनको जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, बचा यहाँ पर कितना, कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये माइनस का 5y प्लस का 4y तो ये हो गया माइनस का y। अब ये कितना हो गया 70 माइनस 40 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा प्लस का 30। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। y अगर इधर चला जाएगा तो 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का y, तो यहाँ पर हमारे पास y की जो वैल्यू है वो 30 आ गई। ठीक है, y आपके पास 30 आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में y को रिप्लेस कर दीजिए, x आ जाएगा। इस इक्वेशन में रिप्लेस करके देखते हैं तो ये माइनस का x प्लस 2 इंटू 30 माइनस का 20 तो ये कितना हो गया माइनस का x प्लस ये 60 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 0। 60 माइनस 20 कितना हो गया 40, x को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 40। ठीक है, ये 40 हो गया, ये 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो ओरिजिनल लेंथ थी वो कितनी हो गई, x इज इक्वल टू कितना हो गया 40 और ओरिजिनल विड्थ थी हमारी 30। ये आंसर आ गया। इतना क्लियर हो गया, मतलब हमारे पास ओरिजिनल लेंथ 40 यूनिट्स आ गया और ओरिजिनल विड्थ जो थी वो 30 यूनिट्स है। उसके बाद जो भी हमने डिक्रीज इंक्रीज़ किया उसके बेसिस पे हमारा एरिया इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ। तो ये पूरा केस समझ में आ गया आपको, ये पूरा केस क्लियर हो गया किस तरीके से हमने डिस्कस किया था इस पार्ट को। ठीक है, सो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ खास था नहीं। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। बेसिकली यहाँ पर ज्योमेट्री के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कहा गया है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस बी, फाइंड द एंगल्स। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि हमें कहा गया है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर ये ए बी और सी, और कहा गया है कि हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी कह रहा हूँ, एक इक्वालिटी है, ये तीनों इक्वल हैं। किस तरीके से इक्वल है, एंगल सी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी एंड दिस वन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी। ठीक है, अब आप बताइए कि यहाँ पर एंगल ए बी और सी क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस इक्वालिटी को देख लेते हैं। तो यहाँ से ये आ गया एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी। फिर इस इक्वालिटी को आप देख लीजिए तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस यहाँ पर ये कितना हो गया, ये हो गया एंगल बी। ठीक है, अब एक चीज़ सोचिए आप कि यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, ठीक, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हम क्या लिख देते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी। 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, यहाँ पर एंगल बी हो गया। ठीक है, सिर्फ एंगल बी बचेगा इज इक्वल टू कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। ठीक है, यह हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए, अगर हम एंगल बी को तो हमने एंगल ए के फॉर्म में लिख दिया और एंगल सी को हमने एंगल बी के फॉर्म में लिख दिया। एक काम करिए, एंगल सी को भी एंगल ए के फॉर्म में लिख कर देखिए कितना आता है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर एंगल सी इज इक्वल टू कितना था, ये था 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, और एंगल बी की वैल्यू इधर से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्चुअली में कितना आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ एंगल ए, ये एंगल सी की वैल्यू है। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। और एक और चीज़ हमारे पास पहले से ही क्लियर है कि जब भी हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री।
इतना क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो एंगल ए आ गया, और देखिए सेकंड इक्वेशन से हम एंगल बी की वैल्यू क्या बोलते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए। तो एंगल बी की जगह आप लिख दीजिए 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, और फिर एंगल सी की जगह हमें क्या लिखना है, 6 टाइम्स ऑफ एंगल ए, 6 टाइम्स ऑफ एंगल ए। पर्पस क्या था हमारा इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, कि हर एक एंगल को सिर्फ और सिर्फ एंगल ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और सबसे पहले एंगल ए को निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 1 टाइम्स ऑफ एंगल ए, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए और 6 टाइम्स ऑफ एंगल ए। 1 + 2 कितना हो गया, 3, 3 + 6 कितना हो गया, 9। तो 9 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। 180 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 20। तो एंगल ए आपके पास आ गया 20। अब आप बताइए कि एंगल बी कितना होगा, एंगल बी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ 20, दैट इज़ 40। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 40, ठीक है। एंगल ए हमारे पास आ गया 20। अब आप देखिए एंगल सी कितना आ गया, एंगल सी आ गया 6 टाइम्स ऑफ एंगल ए, दैट इज़ 6 टाइम्स ऑफ यहाँ पर ये आ गया 20 इज इक्वल टू कितना हो गया, 120। एंगल सी आ गया ये, इतना क्लियर है। ये तीनों चीज़ें आ गई, 20, 40 और 120, ये आंसर है एक्चुअली में। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से हमें इस इक्वेशन को डिस्कस करना था, ये भी हमने देख लिया। और ऐसे केसेस में जब भी आपके पास ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो आप ये बात ध्यान रखना कि ज्योमेट्री केस के अंदर ज़्यादातर एक एंगल को ही दूसरे एंगल के फॉर्म में, मतलब जितने भी एंगल है ना उनको एक कॉमन एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद आपके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये हम लास्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल्स का हम करने वाले हैं, फिर उसके बाद हमारे सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स ख़त्म हो जाएंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम डिस्कस करना शुरू कर देंगे। तो एग्जाम्पल नंबर हम 33 पे आ जाते हैं। 33 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 33 में कहा गया है कि फाइंड द 4 एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच एंगल ए इज इक्वल टू दिस वन एंगल बी। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पहले तो हम एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी इन सबको लिख लेते हैं 2x - 1 डिग्री। फिर एंगल बी कितना है, यहाँ पर एंगल बी हो जाएगा y + 5 डिग्री, ठीक है। उसके साथ साथ एंगल सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y + 15 डिग्री, और साथ में एंगल डी कितना हो गया, ये हो गया 4x - कितना था 7 डिग्री, ठीक है। ये है और पूछा गया, और देखिए क्या कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए बी सी डी हमारे पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि एक सर्कल के अंदर हम उस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए जब भी हम बात करते हैं सर्कल के अंदर, ठीक है, सर्कल में हमेशा आप ध्यान रखिए कि ये वाला जो एंगल होता है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम कितना होता है, अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो इसका मतलब अगर ये ए बी और ये सी है और ये डी है, तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल ए और एंगल सी, ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करके देखिए, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 180। इसी तरीके से एंगल बी प्लस एंगल डी, ये भी होना चाहिए 180 के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो आपको एंगल ए और एंगल सी को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 2x - 1 प्लस एंगल डी कितना हो गया 2y + 15, दिस शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2x + 2y, तो ये हो गया 2x + 2y, यहाँ पर ये कितना हो गया प्लस का 14 इज इक्वल टू कितना हो गया 180। 14 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया 2x + 2y इज इक्वल टू 180 - 14, दैट इज इक्वल टू, अब आप देखिए 180 में से 14 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 166 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये था 2x, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 166 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 83। तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई 83, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इससे देखिए, इससे देख लेते हैं क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी। अब देखिए एंगल बी कितना है y + 5, तो ये हो गया y + 5। एंगल डी कितना है 4x - 7, तो ये हो गया 4x - 7 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, देखिए 4x, यहाँ पर ये प्लस का 5 - 7 कितना हो गया -2 इज इक्वल टू 180। -2 इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4x + y, -2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 180 + 2, दैट इज इक्वल टू 182। सो 4x + y कितना आ गया 182, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इसमें से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। तो आपको करना क्या है, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 4x + y इज इक्वल टू 182 एंड दिस वन इज x + y इज इक्वल टू कितना है 83।
माइनस करके देखते हैं, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज होके ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 4x माइनस एक्स कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 182 माइनस 83 कितना हो गया 99। तो यहाँ पर 99 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 और ये 3, तो यहाँ पर 33 डिग्री आ गया x की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर x अगर 33 आ गया है तो एक्चुअली में हाँ y की वैल्यू देख लेते हैं कितना आएगा। इस इक्वेशन में आप y निकाल लीजिए, तो आप देखिए 33 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 83। सो y कितना आ जाएगा, 33 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 83 माइनस 33 दैट इज़ 50। सो y की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में पूछा क्या गया है कि हमें इन सारे एंगल्स की भी वैल्यू निकालनी है, एंगल ए बी सी डी इन सब की। तो देखिए एंगल ए कितना होगा, x हमारे पास 33 है और y 50 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x 33 है, ठीक है, और y कितना है 50। अब आप देखिए a कितना है 2x माइनस 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 33 माइनस 1, तो 2 इंटू 33 कितना हो गया 66 हो गया, फिर माइनस 1 दैट इज 65। तो मतलब एंगल ए कितना आ गया 65 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से हम एंगल बी निकाल सकते हैं, तो एंगल बी कितना आ जाएगा y प्लस 5, ठीक है। सो ये हो गया y प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 50 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 55। तो ये एंगल बी आ गया, इतना क्लियर है। इसी तरीके से एंगल सी कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ गया 2y, मतलब 2 टाइम्स ऑफ y की वैल्यू कितनी है 50 प्लस 15 दैट इज़ 2 इंटू 50 कितना हो गया 100 हो गया, प्लस 15 दैट इज़ 115। तो एंगल सी कितना आ गया 115 डिग्री, ठीक है। अब एंगल डी की बात कर लेते हैं। एंगल डी कितना है, देखिए यहाँ पर एंगल डी की वैल्यू है 4x माइनस 7 दैट इज़ 4 इंटू एक्स कितना है 33 माइनस 7, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 3 12, तो यहाँ पर 1, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 13, 132 माइनस 7, ठीक है। तो 132 में से 7 माइनस करेंगे तो 125 डिग्री, इतना आ गया, इतना क्लियर हो गया। ये आंसर है एंगल डी, ठीक है। सो ये पार्ट क्लियर हो गया किस तरीके से हमें डिस्कस करना है, ठीक। सो अब हमने पूरा यहाँ पर सॉल्व एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3E को। सो ये लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।